हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पहले हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और एक वीडियो में हम उसकी प्रिजम्पशंस पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चेकआउट कीजिए। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर। अब ये जो क्लासिफिकेशन है वो जनरली 4 बेसिस पर की गई है, जो कि हमारे स्टेट्यूट में, हमारे एनआई एक्ट में जो है वो दी गई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारे स्टेट्यूट में दी गई है। सबसे पहले ऑन बेस्ड ऑन पेई कौन है, ईदर दे आर पेएबल टू बियरर और दे आर पेएबल टू ऑर्डर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हु इज द पेई, negotiable instruments are divided into two parts, payable to bearer और payable to order. Payable to bearer कब है? जब express provision है कि bearer को payable है, और only या फिर last endorsement या name जो है वो blank है कि ये हमारे पास एक instrument है और यहाँ पर ये हमारे पास series of endorsements है और इसमें last endorsement जो है वो blank है, या फिर एक ही endorsement है और वही blank है, तो हम मानेंगे कि that is payable to bearer, या फिर express mention कर दिया कि भाई ये तो बियरर को हम पे करेंगे। ये हमें सेक्शन 13 की एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। बट आरबीआई एक्ट 1999 कहता है कि सिर्फ जो चेक्स हैं वो पेएबल टू बियरर हो सकते हैं और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता है। मतलब कि ना तो बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता और ना ही प्रोमिसरी नोट हो सकता पेएबल टू बियरर, और कोई भी ऐसी कंडीशन जो है हम अप्लाई नहीं कर सकते जो कि इसके सर्कुलेशन को रेस्ट्रिक्ट करे। उसके बाद हम आते हैं पेएबल टू ऑर्डर। पेएबल टू ऑर्डर भी हमें सेक्शन 13 की एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। ये क्या कहता है? या तो एक्सप्रेस प्रोविजन है कि दैट दिस इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल ऑन ऑर्डर, या फिर नेम स्पेसिफाई कर दिया कि इस इंसान के पास जाएगा। ठीक है, और एक इस पे क्या कंडीशन है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि प्रोहिबिट करे ट्रांसफर, या फिर कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो नॉन ट्रांसफरेबल है। ठीक है, तो ना तो कोई कंडीशन जो ट्रांसफर को प्रोहिबिट करे, ना ही कोई ऐसी इंटेंशन जो ये कहे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो नॉन ट्रांसफरेबल है। उसके बाद हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनलैंड और फॉरेन। इनलैंड जो है वो कवर्ड है अंडर सेक्शन 11। ये कहता है कि दो कंडीशंस है। सबसे पहले एक तो है मेन कंडीशन। मेन कंडीशन क्या कहती है? दैट इट इज मेड इन इंडिया। दूसरी है एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन क्या कहती है? दैट इट इज पेएबल इन इंडिया और ड्रोन टू अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें 3 कंडीशंस हम कह सकते हैं। मेन कंडीशन के अंडर आगे कि इंडिया में बना है, मेड इन इंडिया है, और एडिशनल में आगे कि पेएबल इन इंडिया है या फिर ड्रॉ किया गया है इंडियन रेजिडेंट के ऊपर। उसके बाद आते हैं फॉरेन बिल्स। फॉरेन बिल्स आर कवर्ड अंडर सेक्शन 12, जो कि कहता है नॉट एन इनलैंड बिल। कोई भी इनलैंड बिल जो नहीं है वो है फॉरेन बिल। मतलब कि जो मेन कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता, दैट इज एन फॉरेन बिल। अब कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करता। अब सेक्शन 132 और सेक्शन 133 एक और इसमें बात कहते हैं कि अगर ये ड्रोन इन पार्ट्स है, मतलब एक जो है इंस्ट्रूमेंट उसके हमने अलग अलग पार्ट बना दिए कि 1 लाख है तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए, एक 20,000 का हो गया, एक 40,000 का हो गया, ऐसा कुछ सीन। जब ड्रोन इन पार्ट्स है तो ईच पेएबल अंटिल अदर रिमेन्स अनपेड, कि जब तक इनमें से एक भी पार्ट अनपेड है तब तक ये सारे जो हैं वो पेएबल हैं। ठीक है, तब तक हम इस इंस्ट्रूमेंट को जो है वो पेएबल मानेंगे जब तक सारे पे नहीं किए गए या इनमें से कोई एक भी अनपेड है तो। ठीक है, अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट है डिमांड और दैट आर प्रेजेंटेड ऑन टाइम। ठीक है, डिमांड किए गए हैं हमें सेक्शन 19 में। ये कहता है कि कोई टाइम हमने नहीं दिया गया। प्रेजेंटेबल दो कंडीशंस पे, या तो ऑन साइट कि दिखा दो भाई ये लो, ये मेरे पास चेक है, मुझे दे दो इसके पैसे, या फिर ऑन प्रेजेंटमेंट, उसको देखते ही या जब उसको प्रेजेंट कर दिया कि हाँ नाउ आई एम प्रेजेंटिंग इट और अब मुझे जो इससे कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट है वो मुझे चाहिए। अब एक्ट क्या कहता है? अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड। ठीक है, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में तो कोई टाइम नहीं दिया गया। एंड ऑन चेक दैट इज पेएबल ऑन डिमांड। जो पेएबल ऑन डिमांड है वो हम कहेंगे इट इज पेएबल ऑन डिमांड। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास टाइम। टाइम के बेसिस पर जो है वो दी गई है सेक्शन 22 में। ये कहता है मेचोरिटी जब आती है तब। अब एक हमने डेट दे दी कि दैट इट इज टू बी पेएबल
पेबल ऑन 20th। तो कई इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि 20th अगर डेट दी है तो 3rd डे आफ्टर एक्सप्रेस टू बी पेबल, तो 23rd डे तक जो है हम वो करवा सकते हैं उसको मैच्योर। दैट डिपेंड्स अगर ये कंडीशन मेंशन की है या नहीं की। इसका एग्जाम्पल है टर्म इंश्योरेंस, एक सर्टेन टर्म के लिए होता है, उसके बाद इस डेट को उसकी जो मनी है वो रिसीव हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे वैलिडिटी की, जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना वैलिड है। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एम्बिगुअस और इनकोएट। एम्बिगुअस कहा गया है, हमें दिया गया है सेक्शन 17 में। ये कहता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, हमें ये पता है, पर ये क्लियर नहीं है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है। तो अगर ऐसा कुछ सीन है तो जो होल्डर है वो डिसाइड करेगा कि ये क्या है, और जब होल्डर डिसाइड करेगा, जो उसने डिसाइड कर लिया, अगर उसने डिसाइड कर लिया कि that it will be treated as bill of exchange और वो इसे bill of exchange मान रहा है, तो उसको वो afterwards change नहीं कर सकता। तो क्लियर नहीं है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, होल्डर उसे डिसाइड करता है और जो डिसाइड हो गया वो फाइनल डिसीजन हो गया, उसे बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा है इनकोएट। इनकोएट सेक्शन 20 में कहा गया है। सेक्शन 20 कहता है कि अगर मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई एक एनआई है, अब किसी ने वो दे दिया, वो इनकम्प्लीट है या तो होली या पार्शियली, ठीक है, ए ने बी को एक एनआई दे दिया, अब ये जो एनआई है ये इनकम्प्लीट है, या तो ये पूरा ही इनकम्प्लीट है या इसका कोई पार्ट इनकम्प्लीट है, तो हम मानेंगे कि होल्डर की इंटेंशन थी कि जो जिसने उसे ड्रॉ करा है, ड्रॉअर की इंटेंशन थी दैट होल्डर हैज टू कंप्लीट इट, कि होल्डर जो भी इनकम्प्लीट डिटेल्स है उसे होल्डर कंप्लीट करेगा, और इसकी जो लिमिट्स है वो डिफाइन होती है स्टैम्प पे, कि सपोज हमने ये स्टैम्प लगा दी तो इतनी लिमिट है, इस लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनकम्प्लीट है तो होल्डर डिसाइड करेगा, इसे हम कहते हैं इनकोवेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये तो हो गए जो हमारे स्टैट्यूट में मेंशन नहीं थे। जो दूसरे आगे वो आ गए हमारे पास ट्रेड बिल, जो कि ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए हो सकता है बार्टर सिस्टम पे भी एक्सचेंज हो कि तू मुझे ये दे मैं तुझे ये दूंगा, ऐसा कुछ हो सकता है, या ट्रेड ट्रांजैक्शंस होगी कि फॉर गुड्स और ये देगा मनी। ठीक है, या फिर हो गया अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल क्या है, वैसे तो हमने जब प्रिजम्पशंस पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि सेक्शन 118 की जो फर्स्ट प्रिजम्पशन है वो कहती है कि कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज बना है, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर बना है तो हम मानेंगे दैट इट इज फॉर कंसिडरेशन। पर एकोमोडेशन बिल जो है ये क्या है, ये exception है to this general presumption given in section 118 of negotiable instrument act, और ये कहती है कि ये negotiable instrument बना है for financial help के लिए और इसकी कोई भी consideration नहीं है, और ये बात कही गई है सेक्शन नंबर 43 में। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू।